हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका अनुच्छेद लेखन, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपका पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 6 नंबर को आपको प्राप्त करना है। आपको चाहिए 6 नंबर। 6 में से 6 फुल कैसे लाने हैं और कैसे लिखते हैं, क्या बिंदुओं का नाम लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, और कितने वर्ड लिमिट्स होती है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट ईयर्स की पेपर से हम कुछ क्वेश्चंस यानी आपके अनुच्छेद के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हमें आपको क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूतियाँ या मानसिक मजबूती। आपको इस विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। सारभंगित अनुच्छेद है। आपको 3 विषय दिए जाते हैं। वैसे तो वास्तव में 3 विषय दिए जाते हैं, एक ये, एक दूसरा और ये तीसरा ये वाला दिया जाता है। बट आपको कोई करना एक है, तो बट हम हर क्वेश्चन में तीनों करेंगे, क्योंकि आपको तो तीनों में से कोई एक करना होता है। एंड मैं आपको तीनों करवा के दिखाऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और अभी आपको पढ़ने भी तीनों ही हैं, क्योंकि अभी तो पेपर दे नहीं रहे ना आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है। तो पहला हमारा था विषय। अब इसके संकेत बिंदु आपको दे रखे हैं। मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव, यानी आपको पहली से चौथी लाइन तक है, इस टॉपिक को कवर करना है। अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण आपको दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, ये इतनी लाइन होती है, इसमें ये वाला करना है कंप्लीट। कठिन हालातों के दो हाथ करने की शक्ति, ये आपको एंडिंग लाइंस में। और मानसिक दृढ़ता का संकल्प में आपको ये सब पूरा में ये आपका ऐड होना चाहिए। एंड ये नहीं कि आप ये पूरी लाइन लिख रहे हैं और फिर इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। अनुच्छेद एक ही बार में लिखा जाता है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे हम आपका विषय अच्छे से आ जाएगा। सुखद एवं सफल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य परम आवश्यक है। यानी सबसे पहले हम टॉपिक का जो मेन मुद्दा है, हम वो इससे स्टार्ट करते हैं। जीवन में घट रही घटनाओं का नियंत्रण रखने की ताकत ही हमारे मानसिक शक्तियाँ कहलाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं आती, जिनके में मजबूरियाँ नहीं आती, परेशानियाँ नहीं आती। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों का में धैर्य न रखने के कारण जीवन में निराश हो जाते हैं, यानी कुछ लोग परिस्थितियों प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते हैं। कोविड-19 महामारी, अब यहाँ पे उदाहरण दे दिया है। यहाँ पे क्या लिखा था, व्यक्तियों के उदाहरण देने थे। तो कोविड-19 महामारियों के दौर में लंबे समय तक घर में रहने के कारण एकाकीपन, डर, अनिश्चितता के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव डाला है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से होता है। अत्यधिक तनाव से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव जैसे घबराहट, चिड़चिड़ापन, उदासी, उलझन, थकान होना, ब्लड प्रेशर, उतार चढ़ाव, शरीर का ऊर्जाहीन महसूस होना आदि परिश्लिष्ट होता है। उस तनाव का असर शरीर, भावनाओं और व्यवहार पे भी पड़ता है। सफल और सुखद जीवन जीने के लिए स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है हमें नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें। परिवार और मित्रों के साथ अधिक समय बिताएं और बाहर प्रकृति के निकट जाएं। संगीत सुने, पौष्टिक भोजन खाएं, व्यायाम करें। अगर मन में कोई चिंता या उदासी हो तो उसे अपने अंदर छिपाएं नहीं, बल्कि परिजनों के साथ बांटें। दृढ़ निश्चय लोग हर मुसीबत का निर्णय पा लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध, अब यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो विश्व प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, वॉल्ट डिज्नी है, बिल गेट्स हैं। उनके एक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण, जिन्होंने असफलताओं में हार नहीं मानी। अतः हमें भावनात्मक, मानसिक रूप से मजबूत रहकर सकारात्मक ढंग से समय का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। तो ये जो साइबर युग है वो एक साइबर ठगी है, यानी हमारे लिए बहुत कुछ छीन रहा है। आपको इसकी सावधानी और सुरक्षा और उपाय बताने हैं। ये जो बढ़ते ऑनलाइन कार्य है वो एक रीज़न इसका ठगी का बन सकता है। साइबर ठगी को बढ़ती घटनाएं आपको बतानी है, इसकी सावधानी और इससे बचने के उपाय। तो इसके बारे में लिखेंगे। तकनीकी प्रगति और कंप्यूटर पर इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ साइबर ठगी और सबसे संबंधित अपराध इससे संबंधित अपराध हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम कहते हैं जिसे। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके
किए गए अपराध जो होते हैं वो साइबर अपराध की श्रेणी यानी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। इसमें शामिल लोगों को हैकर के नाम से, यानी आपने नहीं कहा ये तो हैकर है, यानी ये कुछ भी हैक कर लेता है तो हैकर बोलते हैं। आजकल सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, पढ़ाई, यानी अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। पेटीएम वेटीएम सबसे, नौकरियों की तलाश, गेम खेलना अत्यधिक प्रचलन के भोले भाले कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठगी के शिकार हो जाते हैं। ये हैकर ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर कुछ लालच देकर वे लोगों को किसी चीज़ को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं और उनका एटीएम या मोबाइल नंबर लेकर आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे साइबर अपराध के अंतर्गत आर्थिक हानि, गोपनीय जानकारी चुराना, साइबर आतंकवाद, ऑनलाइन उत्पीड़न, नशीली दवाओं का, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दस्तावेज चुराना आदि शामिल है। ये अपराध आज पूरे विश्व में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अपराधी को पकड़ना असंभव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो ये असंभव हो जाता है। साइबर अपराधी रिकॉर्ड में हेरफेर करने और सुरक्षित करने के लिए विकासशील देशों के विकास कानून का प्रयोग करते हैं। अब साइबर ठगी से बचा कैसे जाए, यानी इसकी सावधानियाँ तो हमने पढ़ ली, पर इसके बचने के उपाय देखते हैं। तो इसे सुरक्षित रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर प्रत्येक खाते की गोपनीयता को सुनिश्चित करना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, उससे अपने करते रहें और सतर्क रहें। साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता के साथ ही कानून को सख्त बनाने की ज़रूरत है। बच्चों को इसके अवगत कराएं ताकि वे किसी दुरुपयोग या उत्पादन के बारे में तुरंत बता सकें। यानी अगर किसी बच्चे को साइबर क्राइम हो रखा है, मतलब साइबर क्राइम से गुजर गया या वो फंस गया है, तो आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ। या अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो अपने माता पिता के साथ आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता से छुपाया गया हर एक कार्य जो होता है वो गलत होता है। अगर आप कुछ छुपा के मम्मी पापा से कर रहे हैं तो वो गलत है, और अगर उनके सामने आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो एकदम सही है अगर वो मना नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप उनसे कुछ भी छुपा रहे हैं तो वो हमेशा सदैव गलत होता है। तो ये हम इसके बारे में लिख सकते थे। हमें दे रखा है बुरा जो देखना मैं चला, बुरा ना मिले कोई। अब आप कहेंगे मैम ऐसे टॉपिक थोड़ा आते, तो ऐसे टॉपिक भी आ सकते हैं, आपको बस लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऊपर 2 वाले टॉपिक नहीं समझ पाया और ये टॉपिक आपको यानी बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, यानी मैंने जो बुरा देखने, दूसरों की कमियाँ देखने में लगा पर दूसरों की कमी नहीं मिली, उसके बारे में आपको लिखना है। संकेत बिंदु से थोड़ा समझ जाएंगे। दूसरों की कमियां देखना स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों की। इस प्रवृत्ति पर समाज का क्या प्रभाव है, अपने अंदर झांकना आवश्यक है, और आत्मनिरीक्षण का संकल्प आपको इस बारे में लिखना है। तो जो संत कबीर दास के दोहों में लोक जीवन की महक, अनुभव और सच्चाई के दर्शन होते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, यानी वही टॉपिक आप लिखेंगे, बुरा जो देख कर चला, बुरा न मिला कोई। तो अगर आपको नहीं पता कि ये दोहा संत कबीर ने लिखा है, तुलसीदास भी तो लिख सकते थे, तो आपको नहीं पता तो आप फेमस जो आपको पता होता है ना, कबीरदास, तुलसीदास, ये सारे जो फेमस होते हैं उनमें से किसी एक का नाम भी लिख देंगे ना, तो कोई गलत नहीं हो जाएगा आपका। तो ये वैसे ये वाला तो ऑफकोर्स कबीरदास ने लिखा है, जिसको पता है वो उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं पता तो अब पता चल गया ना आपको। इसके माध्यम से उन्होंने अब आत्मावलोकन का संदेश देते हुए कहा कि जब मैंने संसार में बुरे लोगों को खोज की तो कोई नहीं मिला, अतः अपनी अंतरात्मा में झांकने से इस संसार में मुझे अधिक बुरा कोई नहीं था। अच्छाई और बुराई मन के अंदर ही होती है, उसे बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव स्वभाव से अंतर्मुखी कम और बहिर्मुखी अधिक होता है, इसलिए अपनी अंतरात्मा से झांकने की अपेक्षा दूसरों के अवगुणों की ओर अधिक ध्यान देता है। दूसरों की बुराई ढूंढना या दोष देखना या फिर आप का सज्जन का कार्य नहीं है। स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। इस प्रवृत्ति परस्पर मतभेद और वैमनस्य बढ़ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखने की अपेक्षा अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। व्यक्तियों को आत्मचिंतन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, इससे दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति भी आएगी। और आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक्स भी देखेंगे।
क्योंकि सारे जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लाई हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके। प्रदूषण पे आ सकता है, प्रदूषण, इसके कारण और निवारण। संकेत बिंदु, आपको ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखना होता और इसके बारे में लिखना होता है, इसी टॉपिक के बारे में आपको बिना इसे लिखे लिखना होता है। इसका अर्थ लिखना है प्रदूषण का, उसके प्रकार और कारण और उसके निवारण और उपसंहार। आप ये नहीं लिखेंगे आप प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं, आप ऐसे मतलब जस्ट लाइक लिखें प्रदूषण का अर्थ ये है। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये गलत माना जाता है। तो आप यहाँ से ऐसे, क्योंकि हमें 120 शब्दों में लिखना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट वाले जो बड़े बड़े दिखा दिए थे। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, या प्रदूषण आप लिख सकते हैं। पहले प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और मेनली 3 ही होते हैं। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, सड़क पर चलने वाले वाहनों से वातावरण को विषाक्त बना दिया है, कारखानों ने निकलने वाला कचरा, नदी तालाबों में गंदगी डालना, ये सब जल प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। और आप इस रीज़न लिख सकते हैं, प्रदूषित जल में अनेक बीमारियां फैलती हैं, तेज़ आवाज़ें श्रवण शक्ति और हृदय की बीमारियों को जन्म देती है। उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग हमारे खाद्य को प्रदूषित करता है। प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों के अधिक कटाव को भी रोक लगानी चाहिए। औद्योगिकरण, कचरे और धुएं को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये हमने इसके कारण भी बता दिए, इसके निवारण और इसका उपसंहार पूरा एंडिंग भी कर दी। फिर है मुड़ो प्रकृति की ओर। इस पे संकेत बिंदु दे रखा है, प्रकृति सहचरी, प्रकृति से छेड़छाड़ से हानियाँ, हमारा क्या कर्तव्य और उसका एंडिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है, उसने हमेशा हर रूप में मानव की लाभवंती किया है। जब से मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति पाकर प्रकृति में छेड़छाड़ प्रारंभ करी है, यानी जब से वैज्ञानिक युग हुआ है तभी से प्राकृतिक सुखों से वांछित हो गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्वत संकलन, भूक्षरण, बाढ़, बेमौसमी बरसात, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शहरों में रहने वाली लोगों का धर्म घुटता जा रहा है। आज आवश्यकता है कि इस बात की मानव पुनः प्रकृति की ओर मुड़े, प्रकृति से पुनः सामंजस्य स्थापित कर सके तथा उसे सहचरी समझकर उसका सम्मान करे। 5 जून का समूचे विश्व में, यानी पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात का साक्ष्य है कि अब मानव ने प्रकृति को महत्व को स्वीकार किया है और उसे संरक्षण के हर संभव प्रयास किया और गंभीरता से उसका विचार करने पर विवश हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक और विषय दे रखा है, हमारे समाज में नारी का स्थान, इसकी भूमिका, समाज में नारी की दशा क्या है, बुरी है, अच्छी है, दोनों में से कोई एक बताना है। आधुनिक नारी कैसी है और निष्कर्ष क्या है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ। प्राचीन काल में समाज में नारी का महत्व नर से कहीं बढ़कर होता था। समय के बदलाव के साथ नारी की दशा में भी बदलाव आए। मध्यकाल में नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई, ये केवल भोग्य और विलासिता की वस्तु बनकर रह गई। शिक्षा के प्रचार प्रसार से फलस्वरूप अब नारी की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो रही है ना। नारी आज समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो रही है। अब घर से बाहर दायित्व निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ गई है। वह घर की 4 दीवारी से अपने कदमों को बढ़ाती हुई समाज की विकलांग दशा को सुधारने के लिए प्रसारित हो रही है। नारी में किसी प्रकार की शक्ति और क्षमता की कमी नहीं है, केवल अवसर मिलने की देर होती है। नारी के इसी रूप में समाज में प्रतिष्ठा का स्वीकार्यता मिलनी भी शुरू हो गई है। इस प्रकार नारी का स्थान हमारे समाज में आज अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित है। तो कुछ इस टाइप आप लिख सकते हैं, क्योंकि नारी के बारे में लिखना है। अब आप अगर कोई गर्ल ये वीडियो देख रही है तो लेडीज़ के आप अपने बारे में तो लिख सकते हैं ना, कि हमारी कैसी दशा थी पहले। आप अपनी मम्मी को देख सकते हैं कि उनकी कैसी दशा थी, अपनी दादी को देख सकते हैं, और अब आपकी दशा उनसे कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, वो सब आप लिख सकते हैं। फिर एक और टॉपिक है लोकतंत्र में मीडिया का उत्तरदायित्व। तो मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व आपको बताना है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बतानी है, आगे बढ़ने की होड़ में कर्तव्य पथ से भटकता मीडिया, इसके बारे में बताना है। यानी सब सब चाहते हैं कि हमारी चैनल ग्रो हो, हमारा चैनल ग्रो हो, हमारा चैनल ग्रो हो।
तो उसमें जो अपना कर्तव्य वो भूल गए हैं, बस कंपटीशन में लगे हैं कि मैं जीतूंगा, पर जो असली काम है वो भूल गए हैं मीडिया। उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मीडिया का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है? तो लोकतंत्र जनहितकारी तथा न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र को संपूर्ण, सबसे पहले लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने के लिए मीडिया ने महत्वपूर्ण कैसी भूमिका निभाई? बहुत ज़रूरी भूमिका। ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया ही लोकतंत्र का आधार होती है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र में 3 ही स्तंभ होते हैं, चौथा किसे माना जाता है? मीडिया को। मीडिया के 2 रूप होते हैं, एक तो प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि शामिल है। मीडिया को अपने कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, इसलिए मीडिया का भी उत्तरदायित्व है कि वह किसी घटना, समाचार को पूरी निष्पक्षता के साथ जनता के समक्ष रखे। मीडिया का भय मुक्त होकर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, यानी वो बिना डरे काम करे। समाचार पत्रों में संपादक को भी अपनी बात निष्पक्ष होकर लिखनी चाहिए, यानी आप अपना जो समाचार पत्र में जो संपादक जो लिखते हैं किसी विषय के बारे में, तो उन्हें भी किसी पक्ष के यानी या किसी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के साथ ना होके बिना किसी पक्ष में होके लिखना चाहिए। मीडिया जन जागरण का एक सशक्त माध्यम है, अतः वह बिना किसी प्रलोभन में आए हुए जनता के उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। मीडिया को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा, यानी क्योंकि मीडिया पे ही तो लोग डिपेंड होते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ दे दी कि कल आपके स्कूल में छुट्टी होगी, तो ऑफकोर्स आप ये मान लेंगे क्योंकि टीवी पे आया है, क्योंकि आपको न्यूज़ बोली जा रही है। तो मीडिया हमें गलत न्यूज़ नहीं देता कभी, और मतलब बढ़ा चढ़ा के डराने का काम मीडिया का होता है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे देख के अपने जीवनी चलाते भी है। सस्ती लोकप्रियता पाने के मोह से बचना होगा तभी, यानी आपको मतलब फेमस होने के पीछे नहीं भागना है, तभी हमारे राष्ट्र का भविष्य। मीडिया को हमें फेमस होने के पीछे नहीं भागना, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना चाहिए। फिर है योग और छात्र जीवन। तो योग और छात्र जीवन में आप देखेंगे, इसमें आपको लिखना है प्रस्तावना, ध्यान रखने योग्य बातें और योग के लाभ, और एंडिंग आपको। तो योग क्या है? योग भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। छात्र जीवन में इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलान या जोड़ना। योग अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने मन की और इंद्रियों को नियंत्रित करके उन आत्माओं को मिलन कराने में समर्थ हो जाता है, और योग खेल और छात्रों को ऊर्जावान रखते हैं। खेल क्या करते हैं? छात्रों को ऊर्जावान रखते हैं और इन्हें जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं। सुबह सुबह योग का नियमित अभ्यास हमें कई शारीरिक और मानसिक रोगों से दूर रखता है। योग मुद्रा, आसन छात्रों के शरीर और दिमाग को तेज करते हैं, साथ ही उन्हें कल्याण की भावना पैदा करते हैं। योग नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करता है। ये बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ता है। योग द्वारा छात्र श्रेष्ठ जीवन का आचरण करके एक आदर्श मानव बन सकते हैं। फिर तीसरा आपको एक दे रखा है, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो इसके बारे में आपको लिखना है, यानी विपत्ति, इसका मतलब क्या होता है? विपत्ति जो हमारा प्रॉब्लम्स में, विपत्तियों में भी साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। वहाँ पे ये बता रखा है, इसलिए तुलसीदास ने यानी अच्छे मित्र की कसौटी विपत्ति ही बताई जाती है। यानी सच्चा मित्र हमारा कौन है? वो हम जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, वही तभी बताते हैं। तो आप इसे पढ़ लेंगे। हम क्योंकि इम्पोर्टेंट वाले डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखा दे रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं अभी आपको वो पढ़ा भी दूँगी। तो ये वाला आप देख सकते हैं, मुसीबत में ही मित्र की परख होती है। वही जो मैंने अभी बताया विपत्ति कसौटी, वो वाला ही है ये। तो ये सभी जानते हैं कि जीवन एक संग्राम है। इसमें समय समय पर कई तरह की विपत्तियाँ आती हैं। उन विपत्तियों में हमें परम सहायक मित्र की आवश्यकता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं विलोकत पातक भारी। यानी मित्रों का चयन भारी चमक दमक या धन दौलत, यानी आपको अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए, यानी धन दौलत या वाकपटुता से नहीं करना चाहिए। मित्र स्वार्थ सिद्ध करने वाला ना होकर हमारी भावनाओं को समझने वाला, सचित्र, विनम्र और परोपकारी होना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र को पा लेना बहुत बड़ी सफलता होती है।
सच्चा मित्र हमारा हितैषी होता है, हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, दोषों से हमारी रक्षा करता है, निराशा में उत्साह देता है। मित्र के सुख और सौभाग्य की चिंता करने वाला सच्चा मित्र बड़े भाग्य से मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चा प्रेम दुर्लभ है, सच्ची मित्र उससे भी दुर्लभ है। यानी सच्चा प्रेम पाना बहुत बड़ी बात है, पर सच्चा मित्र पाना उससे भी बड़ी बात है, ये हमें बोला गया है। अब मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ। आपको इस क्वेश्चन का पूरा अनुच्छेद लिख के मुझे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन करना है अपना आंसर शीट को लगा के, और मैं आपको इसका आंसर करेक्ट आंसर मेंशन बैक करूँगी। तो आपको ये करना है मेक इन इंडिया पे। तो मेक इन इंडिया की भूमिका, उक्ति का अर्थ, उद्यमशीलता और विकास में अग्रसर होने का संकल्प, और या मेक इन इंडिया ही करना है, या फिर आप आज की मांग और संयुक्त प्रयास भी कर सकते हैं, और साक्षरता अभियान। तीनों में से कोई आपको एक करना है, आपकी मर्जी है, बट करना ज़रूर है, क्योंकि आप जब तक करेंगे नहीं ना तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोई एक ज़रूर करेगा, और इन सारे को पढ़ लीजिएगा, तभी आपके पास वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स आएंगे तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो सो लॉन्ग हो गई, सॉरी उसके लिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।